हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीपीएससी के क्लास 69वीं मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें मेंस का क्वेश्चन तो रहेगा ही और उसके बाद हम एमसीक्यू भी कराएंगे, जो कि 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मतलब बीपीएससी सेक्शन 1 का क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री का है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। क्वेश्चन 1 का क भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय राज्य प्रणाली में सुधार करने के लिए पास किया गया था, परंतु वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अंततः 1861 ईस्वी के अधिनियम से भारतीय असंतुष्ट थे। 1861 ईस्वी के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीयता का विकास हुआ। फलस्वरूप 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उपरांत भारतीयों को अपनी मांगें रखने अथवा आंदोलन चलाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल गया था। इसके साथ ही ब्रिटिश हुकूमत को भी एक नियंत्रित राष्ट्रीय संगठन मिला, जिसने आगे चलकर भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच मांगों और समझौतों का द्वार खोल दिया। कांग्रेस गठन के बाद भारतीयों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी और इसके कारण कांग्रेस ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कुछ मांगे रखी, जिसको लेकर रिचर्ड एस्टन क्रॉस ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पेश किया। इसे 20 जून 1892 को ब्रिटिश शाही संसद की सहमति मिली और 3 फरवरी 1893 से लागू हुआ। 1892 के अधिनियम पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में चार्ल्स ब्रेडला, जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के वरिष्ठ सदस्य और भारतीय मामलों में विशेष रुचि रखने वाले अधिकारी थे, जिनका अहम योगदान था। वे 1889 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में उपस्थित थे और मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के विचार विमर्श से तैयार भारतीय परिषद संशोधन विधेयक को 1890 में हाउस ऑफ कॉमन में रखा, जिसे होम रूल बिल तथा होम रूल स्कीम के नाम से भी जाना गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की और भारतीयों को कानून निर्माण से जोड़ा। यह अधिनियम भारतीय प्रतिनिधियों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार देने से लेकर आधुनिक भारत में एक प्रतिनिधि सरकार की दिशा में पहला कदम था। 1 का कांग्रेस की जो मांग थी। कांग्रेस की एक मांग विधान परिषदों में सुधार की थी। कांग्रेस ने प्रशासनिक और विधायी परिषदों के राष्ट्रव्यापी विस्तार के शासक परिषद में भारतीयों के एक बड़े हिस्से की भागीदारी पर जोर दिया। कांग्रेस वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के अधिकार भी चाहती थी, जिसकी अब तक अनुमति नहीं थी। समिति नामांकन के बजाय चुनाव का सिद्धांत भी चाहती थी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? इससे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। बजट पर चर्चा करने और अधिकारियों से सवाल पूछने की शक्ति दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं में समान गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन का प्रावधान हुआ। भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और एक सकारात्मक कदम था। उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की, लेकिन राज्य सचिव प्रत्यक्ष चुनाव की योजना से सहमत नहीं थे। हालांकि वह प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर सहमत हुए। चुनाव समिति एवं अप्रत्यक्ष प्रावधानों के बावजूद चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि नामांकन का कहा जाता था। इस प्रकार 1892 के अधिनियम ने बड़े पैमाने पर भारत में परिषदों के आकार के विस्तार का रास्ता खोल दिया और सरकार और ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संबंध में भारतीयों की भागीदारी बढ़ गई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम सरकारी प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला कदम था और निकट भविष्य के लिए एक उज्ज्वल और आधुनिक भारत का मार्ग था। हालांकि अंग्रेजों ने प्रस्ताव समिति की कुछ
ही मांगे मानी, जिसके कारण समय समय पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कई क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय हुआ। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्वेश्चन 1 का बी क्वेश्चन ख। संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे, किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र को दमन या कोह के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि इस विद्रोह के अपने मूलभूत कारण थे, तो परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके परिणाम दुर्गामी थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े। स्वतंत्रता प्रिय एवं परंपरागत रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले संथाल जनजाति के लोग आधुनिक छोटा नागपुर के दक्षिण में बसे हुए थे, लेकिन 1793 की भूमि के अस्थायी बंदोबस्त से उनकी भूमि जमींदारों की हो गई थी। फलतः ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास चले गए एवं उस क्षेत्र को कठिन परिश्रम से खेती बाड़ी योग्य बनाया। लेकिन इस भूमि पर भी जमींदारों ने अपने दावे किए। इसके साथ ही नील की खेती से इनका अंग्रेजों से टकराव बढ़ गया था। शीघ्र ही ये पुलिस के दमन और अत्याचारों के शिकार हो गए। इतना ही नहीं, इन दिनों पूर्वी क्षेत्रों में रेल निर्माण हो रहा था। रेलवे अधिकारी और कर्मचारी इनसे मनमानी करते थे और इनकी महिलाओं को बेइज्जती भी करते थे। इन अत्याचारों ने भयंकर असंतोष का रूप ले लिया, जो 1855-56 में एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें भागलपुर, मानभूम, राजमहल की जनजातियों ने भाग लिया। प्रारंभ में संथालों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए जमींदारों, महाजनों, पुलिस एवं अधिकारियों पर हमले किए, उनकी हत्याएं की। साथ ही रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस एवं फैक्ट्रियों पर आक्रमण की। इन्होंने भागलपुर एवं राजमहल के मध्य डाक तार एवं रेल सेवाओं को ठप कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करना प्रारंभ किया एवं क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। संथालों के नेता सिद्धू एवं कानू सहित लगभग 10,000 संथाल मारे गए। विद्रोह धीरे धीरे जब शांत हुआ तो इस क्षेत्र का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया। इस क्षेत्र को संथाल परगना नाम दिया गया और संथालों को विशेष सुविधाओं के बहाने इसे एक बहिर्गत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया। शासन ने सैनिक अभियान, पुलिस दमन के साथ साथ ईसाई मिशनरियों का भी सहारा लिया। भारतीय जनता से इन वनवासियों को अलग कर दिया, परंतु इस क्षेत्र में ईसाई पादरियों को जाने की छूट दी गई और उन्हें प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर संथाल विद्रोह के कारण से मुख्यतः शोषण और जुल्म के खिलाफ संथालों के असंतोष थे। चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन आगे देखेंगे विस्तार से। 1 का सी। क्वेश्चन 1 का घ। मौर्य काल की कला और वास्तुकला। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जो भारत के अधिकांश भाग और उसके उपमहाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ था। इस अवधि में लकड़ी के उपयोग से लेकर पत्थर तक कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण क्रांति देखी गई। मौर्य कला को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, स्तंभ कला, स्तूप कला, सिक्के और मृदभांड कला आदि। पाषाण आधारित भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है। इस काल में कला के मूलतः 2 रूप थे। एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला, जो चंद्रगुप्त के राजप्रसाद महल जो कि पटना में स्थित है, अशोक स्तंभों, अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। सम्राट अशोक के शासनकाल में भवनों के निर्माण में पॉलिश किया हुआ पत्थर प्रयोग किया जाने लगा था। अंततः स्थापत्य कला के क्षेत्र में सम्राट अशोक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। अन्य दूसरा रूप लोक कला का था, जो दीदारगंज एवं बेसनगर के यक्षिणी में देखने को मिलती है। लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से ही काष्ठ में एवं मिट्टी में चली आई थी और जो मौर्य काल में पाषाण के माध्यम से कलात्मक रूप से अभिव्यक्त की जाने लगी थी। राजकीय स्थापत्य कला
चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका वर्णन मेगास्थनीज एरियन ने किया। यह कुम्हरार गांव पटना में खुदाई से अवशेष के रूप में प्राप्त हुई। इसकी विशेषता है कि इसका फर्श एवं छत लकड़ी के थे और इसमें बलुआ पत्थर के पोलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग हुआ था। पाहियान ने इसे देवों द्वारा निर्मित कहा। मेगास्थनी ने बताया कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर से लकड़ी के दीवारों से घिरा थे, जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। पटना के उत्खनन से काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष तथा बुलंदी बाग से प्राचीर का अंश मिला। राजप्रसाद के अंदर बने कई विशाल कक्षों में से 80 स्तंभों वाला सभा भवन महत्वपूर्ण संरचना है। इन पाषाण स्तंभों की चमक इसकी महत्वपूर्ण कलात्मक विशेषता है। स्तूप कला। अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया और सांची, भरूच एवं सारनाथ जैसे अनेक भव्य बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करा। यह स्तूप महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित किए गए थे। स्तूप बौद्धों के उपासना केंद्र होते थे। यह आकार में अंडाकार होते थे, जिसके शीर्ष पर छत और धर्मिका होती थी। स्तंभ कला। ये मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। इन स्तंभों के मुख्यतः दो भाग हैं। स्तंभ यह निष्ठ या गावदुम लाट एवं दूसरा शीर्ष भाग। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश के राजकीय चिन्ह सारनाथ का शीन स्तंभ। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अशोक स्तंभ पर ईरानी प्रभाव का भी उल्लेख किया है। जो अशोक स्तंभों के कुछ उदाहरण हैं: लोरियानंदगढ़, सांची, वैशाली, सारनाथ, रामपुरवा आदि। अशोक ने इस स्तंभों को राजकीय संदेशों के प्रसार का माध्यम बनाया। गुहा या गुफा कला। सर्वप्रथम इसी कला में गुहा विहार स्थापत्य कला का विकास परिलक्षित होता है। अशोक ने चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया, जो एक नई शैली थी। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया था। इसके पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही कई गुफाओं का भी निर्माण करवाया। कला की दृष्टि से इनका महत्व यह है कि भारत में ज्ञात शैलकृत गुफाओं के आरंभिक उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य युग ने केवल साम्राज्य के बाद चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि कला के विविध रूपों के जन्म एवं विकास में भी अद्वितीय स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा गृह परिसरों में बौद्ध भिक्षुओं एवं जैन धर्मावलंबियों के निवास और उनके धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए शैल भवन को गुहा विहार अथवा गुफा कहा गया। इन गुफाओं में बनी विभिन्न कलाकृतियों को भित्ति चित्र अथवा शैल चित्र कहा जाता है। बराबर की गुफाएं। सम्राट अशोक ने बिहार में गया के निकट नागार्जुन पहाड़ी एवं बराबर की पहाड़ी की एकात्मक चट्टानों को कटवाकर बौद्ध धर्म के आजीविका संप्रदाय के भिक्षुओं के वर्षावास के लिए शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनवाई गई। सबसे पुरानी गुफाएं इनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल 323 से 185 ईस्वी पूर्व से। कुछ गुफाओं में अशोक के शिलालेखों को देखा जाता है। ये गुफाएं बिहार के गया से करीब 24 किलोमीटर 16 मील दूर वर्तमान में जहानाबाद जिले में स्थित है। मौर्यकालीन ये गुफाएं बराबर 4 गुफाओं और नागार्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को ही नागार्जुनी गुफाएं कहा गया है। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कच्छ अशोक 232 ईस्वी से 232 ईस्वी और उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण, चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इनमें सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला से सबसे आरंभिक उदाहरण है। इनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौजूद है। इसके कुछ सदी बाद में गुफा वास्तुकला महाराष्ट्र में अजंता और कार्ले की गुफाएं में पाई जाने वाली विशाल
बौद्ध चैत्य के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। लोमर्स, लोमा ऋषि गुफा, मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफा एकास्मक चट्टानों को काटकर और तराश कर बनाई गई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 शिलालेख मिलते हैं जिनमें गुप्तोत्तर काल के मोखरी शासकों शार्दुल वर्मन एवं उसके पुत्र अनंत वर्मन का उल्लेख है। एक दूसरे ब्राह्मी अभिलेख में इस जगह का गोरखगिरी नाम से उल्लेख किया गया। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित की गई थी। इसमें एक आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। तीसरा, कर्ण चौपड़ गुफा, यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ है जिसमें ऐसे विशाल मौजूद है जो संभवतः 245 ईस्वी पूर्व के है। चौथा, विश्व झोपड़ी गुफा, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर बनाए गए आजीविकों को समर्पित। इस गुफा में अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं। इसके अपने शासन के 12वें वर्ष में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नागार्जुन गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई हैं। ये 3 गुफाएं इस प्रकार हैं: गोपिका गुफा, बापिया गुफा, वेदांती गुफा। गोपिका गुफा यह नागार्जुनी पहाड़ी के 3 महत्वपूर्ण गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईस्वी पूर्व में दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। इस गुफा की छत मेहराब है। दूसरा, बापिया का गुफा, यह भी अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा ही निर्मित, इसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। वेदांती गुफा, यह बापियका गुफा के निकट पश्चिम स्थित, यह भी आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित है। सतपर्णी गुफा, राजगीर के 5 पहाड़ियों के शुमार व्यवहारगिरी पर्वत पर स्थित सतपर्णी गुफा है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय बिताया था। वहीं पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु नामक मगध शासक ने इन गुफाओं के सामने एक सभा मंडप भी बनवाया था जिसका उपयोग बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संस्कृति के लिए किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही यहीं पर 500 भिक्षुओं की एक परिषद ने भावी पीढ़ियों के लिए बुद्ध की शिक्षाएं देने के लिए एक शिष्य आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और उपाली को नियुक्त करने का निर्णय लिया था। यह स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास है। आज भी बौद्ध धर्म तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में करीब 33 गुफाएं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की है। हाथी गुफा अभिलेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में भी किया गया है। ये दोनों गुफाएं 200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची है। उदयगिरी में 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं। ये बौद्ध एवं जैन धर्मों के अनुयायियों के निवास हेतु बनवाए गए थे। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और वे प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में हुआ है। गुफाओं के आवास, साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे जहां वर्षा का पानी नहीं ठहरता था। इसके साथ बरामदा या आंगन बना हुआ था। उदयगिरी का रानी गुफा यानी रानी की गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है जो 2 मंजिला है। इसके प्रयोग मंत्रोच्चार के लिए किया जाता था। वहीं खंडगिरी में गुफा संख्या 11 की पिछली दीवार पर जैन तीर्थंकरों भगवान महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली उभरी हुई मूर्तियां हैं। ये सब आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 का ये शाम को अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।